अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ज़रा रास्ता दीजिएगा बतूल बेगम। क्या? मैं भुना कर पलटी। ये शख्स मुसलसल 1 घंटे से मेरा ताकुब कर रहा था, लेकिन ये भी कंफर्म नहीं था। कितनी दफ़ा ख्याल आया ज़रा रुक कर पूछूं तो सही कि मोहतरम ये किस खुशी में मेरा ताकुब किया जा रहा है। फिर इस डर से नहीं पूछा कि अगर जो उसने पलट कर कहा कि बीबी आप कौन सी कलोपत्रा है जो मैं आपका ताकुब करूँगा सारी दुनिया के काम छोड़कर। लेकिन अब शक की तो कोई बात ही नहीं रही थी। उस वक्त मेरे अलावा और कोई मौजूद नहीं था। लेकिन ये बात भी कि मेरा नाम बतूल नहीं था। सुनिए मोहतरम, ये इतनी लंबी चौड़ी सड़क आपको दिखाई नहीं दे रही? अब आप मुझसे कौन सा रास्ता मांग रहे हैं? अरे भाई वही दिल तक आने वाला रास्ता। देखिए देखिए, मारे गुस्से के मुझसे बोला भी नहीं गया। अब आप गुस्सा नहीं कीजिएगा, मैंने तो सवाल का जवाब दिया था। मुझे हर किस आपके किसी सवाल जवाब का सामना नहीं करना, वरना कोई पत्थर उठाकर अभी आपकी गाड़ी का ना शीशा तोड़ दूंगी, समझे आप? इसका मतलब है मैं आपको अच्छा लगा हूँ, वरना वरना आप यकीनन शीशे की बजाय मेरा सर तोड़ने को तरजीह देती। वो खुश होकर बोला, ए मिस्टर, आपको बाल की खाल निकालने की बहुत आदत है, इसलिए बात बढ़ाए जा रहे हैं। मगर मैं आपको बता दूं, देखिए अब आप ये मत बोलिएगा कि आप कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है। ये जुमले मुझे जहर लगते हैं। बेफिक्र है, मैं ये नहीं बोल रही, मैंने इत्मीनान से कहा। मैं तो ये कह रही थी, मैंने बड़े सुकून से कहा, कि मैं फालतू चीज़ों को नुकसान नहीं करती। आपके सर में दिमाग तो है नहीं, फिर इसका क्या फ़ायदा? शीशा टूटता तो वो नुकसान नज़र भी आता, और जितने अरसे टूटा रहता उतने अरसे आपको दोबारा किसी लड़की को छेड़ते हुए यह ख्याल ज़रूर आता कि पता नहीं कब लड़की का दिमाग फिर जाए। अच्छा, ये सूरज की वजह से आप इतनी भुनाई हुई हैं, तो पहले कहना था, आए गाड़ी में एसी खोल देता हूँ। उसने चेहरे पे शरारत की भाप हटाकर शराफत से कहा, देखिए मोहतरम, मैं आपसे बिल्कुल आखिरी मरतबा कह रही हूँ कि आप मेरा पीछा छोड़ दें। उसने ऐसे एहतराम से सर झुका के मेरी तायद की जैसे मैं कहीं की मलका हूँ। घर पहुंची तो मूड कुछ ज़्यादा ही ख़राब था। अपिया ने मुझे देखते ही जल्दी से पंखा फुल कर दिया। इतनी गर्मी में भी अपिया आप पंखा आहिस्ता आहिस्ता ही चलाती हैं। क्या फ़ायदा, पंखे में से भी गर्म हवा ही निकलती है, बस इसी वजह से। मगर तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है? थक गई हूँ। थक तो तुम रोज़ाना ही जाती हो, फिर आज क्या हुआ? कुछ भी नहीं। मुझे पता था कि आखिरकार वो और आसानियत से सारी बात पूछ ही डालेंगी। उनमें सब्र और बर्दाश्त का वस मौजूद था, और मैं उनको क्या बताती कि आते हुए एक बदतमीज़ लड़के ने मुझे छेड़ा। छेड़ने का लफ्ज़ ही ऐसा था कि सोचते हुए भी खामखा ही मेरा मुंह सुर्ख हो गया। आप ही गौर से मेरा मुंह देख रही थी। मेरा सुर्ख होता मुंह देखकर वो तशवीश से बोली, अगर अम्मा भी जिंदा होती ना तो इस वक्त तक कुछ न कुछ झाड़ फूंक कर चुकी होती। ये जो तुम्हारे चेहरे की रंगत लम्हा ब लम्हा बदल रही है ना, ये उन्हें तशवीश में मुब्तला कर देती। अब भी अम्मा भी की पूरी जानशीं तो आप बन गई हैं। अब भी मुझे पूरा यकीन है कि आप ज़रूर मुझसे ये सब कुछ किसी न किसी तरीके से उगलवा लेंगी, इसलिए बेहतर है कि मैं खुद ही बता दूं। मैंने उन्हें सारी रुदात सुना दी। मगर तुम्हारा नाम तो बतूल नहीं है। इसी बात पे तो मुझे गुस्सा आ रहा है। अगर मेरे साथ बतूल होती तो मान भी लेती कि हो सकता है उसका कोई बदतमीज़ रिश्तेदार हो, मगर आज तो वो भी नहीं आई थी। अपनी किताबें दिखाओ। मैंने खामोशी से सब चीज़ें उनके सामने उलट दी। ये देखो, उन्होंने फातिहाना अंदाज में बतूल का जर्नल उठाया, जिस पर नीले मार्कर से बतूल का नाम जगमगा रहा था। मेरा ख्याल है तुम्हारे हाथ में यही वाला जर्नल होगा जिसे तुम लहराती हुई लेकर चली आ रही होगी, और तुम्हारी दोस्त का नाम इस जर्नल पे इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, इससे तो कोई अंधा भी पढ़ ले। ओफो आपी, अब मुझे इतना ख्याल नहीं रहा, मगर वो भी कोई ढीठ बंदा ही था। मुझे उसकी बातें याद करके नए सिरे से गुस्सा आने लगा, और जब इस किस्से को मैं भूल भाल गई तो एक दिन वो अचानक फिर राह में आ गया। सुने बतूल, मेरी बात तो सुने। मैं बिल्कुल सीधी ही सीधी चलती रही। पिछला किस्सा जहन की स्लेट से महफ हो गया था। और अगर आपका नाम बतूल भी नहीं और किसी जानने वाले के मिलने वाले का कोई इम्कान भी नहीं, तो आप सुनकर भी अनसुनी कर देते हैं। अरे कमाल है, मैंने इतना गैर हाजिर बंदा आज तक नहीं देखा जो अपने नाम पर भी ध्यान न दे। क्या मुसीबत है, आप क्यों मेरी जान को आ गए हैं? क्या मैं आपको लिख कर दूं मेरा नाम बतूल नहीं?
अगर अब आप मेरे पीछे आए तो अच्छी बात नहीं होगी। कमाल है, आप क्या समझती हैं मुझे? उसने अपनी गहरी आंखों से मुझे देखा तो मैं गड़बड़ा के रह गई। अजीब आदमी है आप, इसे क्या पीछा करना नहीं कहते? हालांकि खुदा गवाह है कि मैं आपका पीछा करना नहीं चाह रहा था। मैं तो सिर्फ आपके बराबर आपके साथ चलना चाहता हूँ, हमेशा। या खुदा, फाइल मेरे हाथ से गिरते गिरते बची और मैं खुद इतनी हवास बाख्ता हो गई कि समझ में नहीं आया कि इस बदतमीज आदमी को अच्छी तरह डांट डपट के खबर लूं या शर्माऊं, जो कि नामुमकिनात में से था। बिलाकर मैंने खुद ही थूक हलक में निकला और बोलने की कोशिश की। देखिए मिस्टर मिस्टर अय्यास, उसने झुक कर कहा, चाहे आप अय्यास हो या महमूद, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और आप पर लगता है अपने नाम का भी बहुत असर है। क्या हर लड़की को यूं ही झुक झुक के अपना नाम बताते हैं? और बताते भी हैं तो मुझे क्या? मैंने गोया खुद ही बात खत्म की। खैर अभी तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर बाद में तो बहुत लड़ेंगी। मिस्टर अय्यास, अगर मुझे चलते चलते कोई पत्थर नजर आ गया तो बिला तकल्लुफ उठाकर आपके सर पे दे मारूंगी। मेरे लहजे में इतनी कतियत जरूर थी कि वो चलते चलते रुक गया और मुस्कुरा के मुझे देखने लगा। अब क्या हो गया? असल में ऐसा आज तक मुझे किसी ने नहीं कहा। आप ज़रा मेरी पर्सनालिटी देखें और अपना जुमला, जबकि मैं सीधा सीधा आपको प्रपोज कर रहा हूँ। इस पर तो आपने सर फाड़ने की धमकी दी। गलत तरीका इख्तियार करने वालों का तो आपसे टाकरे की सूरत में आखिरी दिन होता होगा उनकी ज़िंदगी का। बकवास बंद करें, 1 घंटे से आपकी बकवास सुन रही हूँ मैं। आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि आपसे पहले कोई आपकी ज़िंदगी में नहीं आया, यही कहना चाह रही थी ना आप? वो खुश होकर बोला। नहीं, गुस्सा जब्त करते करते भी मेरा मुंह सुर्ख हो गया। मैं ये कहना चाह रही थी कि आपसे पहले मैंने आप जैसा ढीठ इंसान नहीं देखा। आइंदा अगर आपने मेरा रास्ता रोका तो अच्छी बात ना होगी। तौबा, मैंने उसका जवाब सुने बगैर ही दौड़ लगा दी। या अल्लाह खैर। बतूल ने एकदम मुझे रोक लिया। क्या हो गया भाई, कोई बला पीछे लग गई है? ऐसा ही समझ लो, मैंने मुख्तसरन कहा तो वो वहीं बैठ गई। मैं तो मजाक कर रही थी, मगर तुम तो मुझे काफ़ी सीरियस लग रही हो। और तुम्हारे गाल कैसे हो गए? बिल्कुल सुर्ख अनार की तरह। ऐसे लग रहा है तुमने अभी अभी अपने दोनों रुखसारों पे चकंदर मल लिया हो। पहले 1 घंटा तक उसने बकवास करके मेरा दिमाग खाया है, जो बाकी बचा है वो तुम खा जाओ, मैंने खफगी से कहा। ओहो, किसने खा लिया तुम्हारा दिमाग? कौन बेचारा तुम जैसी बर्फीले मिजाज वाली लड़की से टुकरा गया? खबरदार, मैंने आंखें निकाली। अगर बेचारा कहा ना तो अच्छी बात नहीं होगी। ऐसा बातूनी आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। भाई बातूनी तो वो उस सूरत में हुआ ना कि जब दो फरीक बातें करें। और तुम्हारे मुतालिक मुझे यकीन है, जिनको तुम ना पसंद करो उनसे बात करने के लिए तो तुम्हारे जबड़ों में दोनों हाथ देकर तुम्हें बुलवाना पड़ता है। फिर वो कोई पागल था जो खुद ही बातें कर रहा था। तुम देख लो तो तुम्हें भी वो पागल लगे। कोई बात मुँह से निकालो, नहीं उसका जवाब हासिल। तुम देख लो। बतूल ने शरारत से आंखें नचाई, यानी आगे कोई चांस मौजूद है उन्हें देखने का। तौबा है, आजकल तो सभी बाल की खाल उतारने का काम कर रहे हैं। और पता है ये किस वजह से हुआ? किस वजह से भाई? तुम्हारे नाम की वजह से सारा मसला खड़ा हुआ है। ये क्या बात हुई? मैं कहाँ से आ गई इस सब में? मुझे तो सारे किस्से का ही आज पता चल रहा है। रफाम, तुम्हारे दिमाग पे सच मुझ कोई असर है क्या? बहुत लड़ लिया है? उसने तासुब से मुझे देखा। बतूल की बच्ची, मैं तुझे बताती हूँ सारा किस्सा कैसे शुरू हुआ। तो मैंने उसे अलिफ से ये तक सारी बात बता दी। अब बताओ, ये सारा किस्सा तुम्हारे नाम से नहीं शुरू हुआ? हाँ, ये बात तो है। उसने अपना सर हिलाया। मगर इससे ये भी पता चलता है कि बंदा जीनियस है, वरना सिर्फ एक नाम से इतनी बातें बिगाड़ लेना भाई बड़ा दिल गुर्दा चाहिए। भाई जीनियस हो या बेवकूफ़, मुझे क्या लेना है? मैं बेपरवाही से कंधे पर बैग डाल के खड़ी हो गई। मेरा ख्याल है रफ़ाम, तुम जितनी बेपरवाही से कह रही हो उतनी बेपरवाही से दामन नहीं छुड़ा सकती। वो अपनी ज़िद का पक्का नज़र आता है। मैं जिस वक्त घर पहुंची दीवारों पर से धूप ढलने को थी। आज फिर बहुत देर हो गई। आप ही किचन से ही बोली। अम्मी भी परेशान हो रही थी। जाओ उनको जाकर बताओ कि तुम आ गई हो। हमें बताने की क्या ज़रूरत है? खुशबू आप अपना ऐलान करती है कि जनाब हम आ गए हैं। मैंने शाहाना अंदाज में कहा। खुशबू साहिबा, कह तो आप सही रही हैं, मगर अम्मी को कोई ज़रूरी बात करना है। कौन सी बात? कुछ इशारा वगैरह मिलेगा? इशारा क्या? गालिबन अम्मी का ख्याल है कि इससे पहले कि ये खुशबूदार पेड़ मौसम की सख्तियों से मुरझा जाए। तौबा है आप भी, मैंने यूं ही ज़रा सा अपने आप का नाम अच्छा क्या दे दिया, आपने तो मेरी चिढ़ बना दी।
चिढ़ क्यों बना ली भाई? तुम्हारा नाम तो सचमुच यही होना चाहिए या इससे मिलता जुलता। ये तुम्हारा रफ़ाम नाम मुझे तो कतई पसंद नहीं। ऐसे लगता है जैसे ज़ुकाम हो गया हो। अय अल्लाह, ये सारी दुनिया हाथ धोकर मेरे नाम के पीछे क्यों पड़ गई? मैं ज़ोर से चिल्लाई। आपी, पहली सच्ची बात यह है कि आज का दिन बेहद ख़राब है, और दूसरी बात ये कि मुझे अपना नाम बहुत पसंद है। इसे अब्बा ने रखा था और इसके मायने भी अच्छे हैं, यानी नरम और नाजुक पत्थर। हालांकि आपी, अगर पत्थर हो तो वो नरम और नाजुक कैसे होगा? ज़रा तशरीह करें। शायद प्लास्टिक का पत्थर हो। उन्होंने मुस्कुराहट दबाई। अच्छा हाँ, दूसरी बात यह कि लड़के ने तुम्हें कहीं देखा हुआ है। देखा से मतलब ये कि उसने तुम्हें अपनी गुनाहगार आंखों से पसंद भी किया है। और कहाँ देखा है, कौन है, इसका सब पता नहीं। ये तो मम्मी से पूछ लो। आप ही तो कह के अंदर चली गई और मेरे कदम जैसे मन मन भर के हो गए। दोपहर की सारी बातें असर नो मुझे याद आने लगी। बैठे बैठे ही मुझे यूं लगा जैसे मेरे चेहरे पे सारी दास्तान लिखी हुई हो, और हाथ पांव ऐसे हो गए जैसे ठंडे बर्फ। अगर अम्मी ने मुझसे कुछ पूछ लिया तो क्या बताऊंगी? यही कि 2 मुलाकातों में उसने रिश्ता भेज दिया। हालांकि मैंने सड़क पर उसे कितनी खरी खरी सुनाई थी, इसके बावजूद भी अम्मी का सामना करने से ही अजीब सा लग रहा था। फिर यूं ही बैठे बिठाए मेरे ख्यालों की रोह बहक गई। मुझे किरदार के ऐसे लोग ही पसंद थे, सच्चे किस्म के। बहाने बहाने से औरतों के आगे पीछे फिरने वाले मर्द मुझे कतन पसंद नहीं थे। राह चलती मोहब्बतें मुझे जहर लगती थी। लड़कों की छेड़छाड़, लड़कियों का शर्माना, जैसे आदमी सब कुछ जानते बूझते भी कुएं में छलांग लगा दे। दिन रात ड्रामों में बताया जाता है, अफसानों में पढ़ते हैं, इसके बावजूद भी कहानियाँ इस तवातुर से अपने आप को दोहराती हैं कि लड़कियों की अक्ल पर मातम करने को दिल चाहता है। इसीलिए तो पूरे ग्रुप ने मुझे अजीब से नाम दिए हुए थे। रफ़ाम। अम्मी ने मेरा कंधा हिलाया। अब उठ जाओ, यूनिवर्सिटी से आकर ऐसे ही बैठी हो। और हाँ सुनो, कोई ढंग का सूट पहन लेना। जी अच्छा। मैं मज़ीद कोई बात सुने बगैर कमरे में घुस गई। और फिर मेहमान आ गए शाम में। जिस वक्त मैं कमरे में दाखिल हुई उस वक्त मेरे हाथ पांव ठंडे हो रहे थे। कमरे में दाखिल होते वक्त ऐसा लगा कि अंधेरा भी मेरे साथ ही दाखिल हुआ हो। लम्हे भर के लिए तो मुझे कुछ नज़र ही ना आया, और जब ज़रा आंखें खोलकर देखने के काबिल हुई तो होश ही उड़ गए। मेरी आंखों के बिल्कुल सामने एक उधेड़ उमर साहिब बैठे हुए थे और अपनी सिगार को इतनी संजीदगी से देख रहे थे जैसे इस वक्त पूरे कमरे में वही सबसे ज़्यादा काबिल तवज्जो हो। मुझे उस वक्त एहसास हुआ कि हम लड़कियां तो कितनी खुशफहम होती हैं जो अपने आप को सबसे मुनफरिद समझती हैं। सिर्फ एक लम्हे के धोखे में मैं आ गई थी, और उसने दोपहर में कहा कि मुझे आपका साथ चाहिए, और मैंने खुशफहमी का पूरा महल तामीर कर लिया। मैं जो अपने दोस्तों को समझाती थी कि हीर रांझे ससी पुन्नू का दौर ख़त्म हो गया है, हकीकत की धूप बहुत तेज़ है। अच्छी अच्छी लड़कियां बैठी हुई हैं, ख्वाबों के शहजादों की बात तो छोड़ दो, हमारी ज़मीन का आम आदमी भी मिलना मुश्किल हो जाता है। तो फिर मैंने ये कैसे सोच लिया कि एक आम लड़की के घर कोई हीरो आ जाएगा, जहाँ मोहब्बत की लंबी चौड़ी कस्में खाई जाती हैं, वादे वईदे किए जाते हैं, वहाँ भी ये रिश्ते पिनप नहीं पाते। कभी कोई बहाना, कभी कोई मजबूरी, और यूं राहें अलहदा हो जाती हैं। तो फिर हम में ऐसा कौन सा अहदो पैमा हुआ था? सिर्फ एक लम्हे का धोखा। खुद अपने आप पर ऐसा गुस्सा आ रहा था कि मैंने चाय पीते हुए अपने हाथ पे खोलती चाय गिरा ली। ये मेरी सज़ा थी जो मैंने खुद अपने आप को दी। सब एकदम दौड़े। अरे ये क्या हुआ? हाय बेटा, ये कैसे कर लिया? एक मोटी सी खातून ने तकरीबन अपना बोझ मुझ पे मुंतकिल करते हुए मेरा हाथ झुककर देखने की कोशिश की। जी तो चाहा कि नूर जहां वाला जवाब दूं और दोबारा चाय गिराकर उन्हें बता दूं कि देखिए ऐसे गिर गई, मगर डर लगा कि बाएं जानिब बैठी हुई दूसरी मोटी खातून दूसरे कंधे पर ना सवार हो जाए, इसलिए उन्हें खुशी इखलाकी से जवाब दिया, जी बस ऐसे ही। अरे बेटा, देख के काम किया करो, सामने वाली खातून ने चीं बजबी होकर फरमाया। लो भाई, अभी पूरे ससुराल वाले भी नहीं बने कि नुक्ताचीनी शुरू। पूरा जुमला सोचते सोचते आखिरी 2 अल्फाज बिला इरादा ही मुंह से निकल गए, लिहाजा उन तक सिर्फ चीनी का लफ्ज़ ही पहुंच सका। मगर बेटा, दूसरी चाय तो बना लो, चीनी किस में डालोगी? नहीं, चीनी नहीं चाहिए, बस वो ऐसे ही। वो तो आप लोगों के लहजे में ही बहुत है, मज़ीद की क्या ज़रूरत? मैंने पूरे चेहरे पे ज़बरदस्ती मुस्कुराहट तारी की, हालांकि दिल फजूल में रोने को चाह रहा था। अम्मी ने उन लोगों के जाने के बाद मेरी अच्छी खबर ली, और मैं क्या करती? मेरा तो आज का दिन ही बुरा था।
रफ़ाम, आखिर तुम्हें ऐसी हरकत करने की ज़रूरत क्या थी? क्या वो लोग पसंद नहीं आए? मैंने इतना गौर नहीं किया था। अच्छा, मगर उन साहब पर ज़रूर गौर किया होगा जो आए थे। उन्होंने ही तुम्हें किसी शादी पे देखा था। लड़का अच्छा है। लड़का? मैंने मुंह पे हाथ रख के बड़ी मुश्किल से चीख को रोका। आप भी, खुदा के वास्ते। मैंने हाथ जोड़े। मुझे कहीं कोई शादी नहीं करनी। अम्मी से कह दीजिएगा मुझे मास्टर्स मुकम्मल करने दें। रफ़ाम, आपी ने मुझे घूरा। अगर तुम्हारी आंखों में कोई ख्वाब है, तुम्हें कोई पसंद है तो बेहतर है बता दो। रफ़ाम, हम लोगों का ताल्लुक जिस क्लास से है वहाँ अव्वल तो कोई ख्वाब दिखाने वाला होता नहीं, और जो ख्वाब दिखाते हैं वो ताबीर को ताक पे रख देते हैं। वो सिर्फ 2 घड़ी गुजारना चाहते हैं। और तुम जैसी सख्त असूलों वाली झाड़ झनकार किस्म की लड़की से तो मुझे ऐसी उम्मीद भी नहीं कि कोई तुम्हारे नज़दीक आने की जुर्रत करे। ओफो आपी, मैंने उनकी इतनी लंबी तकरीर से घबरा कर सोचने का टाइम मांग लिया। 1 हफ्ते में मैं सोच के बता दूंगी। लेकिन ऐसा सोचने की नौबत ही नहीं आई। सिर्फ 1 दिन के वक्फे से फिर वही ड्रामा हुआ। उस रोज़ भी कॉलेज से वापसी पर अम्मी ने मुझे कहा था तैयार हो जाना, शाम को कुछ लोग तुम्हें देखने आ रहे हैं। और आज मेरा दिल बिल्कुल बुझा हुआ था। लेकिन ड्राइंग रूम में कदम रखते ही जैसे मुझे ज़ोर का झटका लगा था। सारा मंजर और मंजरनामा तकरीबन कल वाला ही था, सिर्फ इतने फ़र्क के साथ कि सिगार वाले वो साहब जो मुझे देखने आए थे उनकी बजाय अब उस सोफ़े पर मुझे जो देखने के लिए बराजमान थे वो अय्याज साहिब थे। और थोड़ा फ़र्क भी था। कल उन साहिब की वालिदा बहनें मुझ पे वारिसत के थीं और वो साहिब ला ताल्लुक़ से थे, और आज अय्याज की पुरशौक निगाहें मुझ पे टिकी हुई थीं और उसकी वालिदा बहन सर्द मोहर सी नज़र आ रही थी। मैंने खिड़की से बाहर नज़र डाली। सूरज गरूब होने को था। अजीब सी खुनकी और उदासी फ़िज़ा में फैली हुई थी। ये मौसम हमेशा मुझे उदास करता था, लेकिन मैं आज उदास नहीं हो सकी। शायद दिल के अंदर कहीं खुशी की रमक मौजूद थी। ना चाहने के बावजूद भी और अपने आप को सज़ा देने पर भी ज़िंदगी हमेशा तो दुख नहीं देती, ये मेहरबान भी होती है। मेरे चेहरे पे शायद मेरी खुशियों के अक्स इतने वाज़े थे कि अंधे को भी नज़र आ जाते। वो तो फिर आप ही थीं। उन्होंने रात को सॉरी कर ली। मगर किस बात की? कल जो तुम्हें इतना लंबा लेक्चर पिलाया था, शायद सारे ख्वाब दिखाने वाले झूठे नहीं होते, कुछ अय्याज की तरह भी होते हैं। तो मुझे सारी बात सच सच बताओगी? आप ही, मैंने आपसे कुछ कभी भी नहीं छुपाया। बतूल ने सुना तो थोड़ी देर को खामोश हो गई। मोहतरम ने कुछ ज़्यादा ही क्विक सर्विस नहीं दिखाई? सच सच बताओ, ये 1 महीने पहले की बात है। यार, वो तुम्हारे घर तक पहुंच गया, मुझे तो यकीन नहीं आता। यकीन करो यार। और दूसरी तरफ तुम्हें तो पता है मेरी आदत कैसी है, मैंने संजीदगी से कहा। ये बात तो है, उसने सर हिलाया। शायद आपको उन लड़कियों की दुआएं लग गई हैं जिन्हें आप लेक्चर पिला पिला के राह रास्त पे लाती थी, वरना मुझे पूरा यकीन है कि आंटी तुम्हारा रिश्ता उन सिगार वाले साहब से ही कर देती। अगर जो अगले ही दिन ये अय्याज साहिब ना आ टपकते तुम्हारे तलबगार बन के, उसने मुस्कुराते हुए कहा। वैसे तुम खुश तो हो ना? उसने इस्तफहामी अंदाज में मेरी तरफ देखा। ये भी कोई पूछने की बात है? ऐन उसी वक्त कोई मेरे सर के ऊपर से बोला। जी, आप कौन? बतूल एक लम्हे को डरने के बाद संभल कर बोली। कहीं आप वही तो नहीं है जो मैं समझ रही हूँ? जी हाँ, मैं वही हूँ जो आप समझ रही हैं। वो मेरे करीब ही घास पे बैठ गया। बहुत बुरी बात है, इस वक्त तो आपको ऑफिस में होना चाहिए था। ये भागने वाली आदत गई नहीं? क्या आपके मुंह में आपकी दोस्त की जुबान फिट हो गई है? आज ये बहुत चुप है। अय्याज ने शरारत से मेरी तरफ देखा। चुप कराने के सामान भी तो आप ही ने किए हैं। बतूल कहाँ कोई बात रखने वाली थी। मैंने? नहीं भाई, मैंने तो रिश्ता ही इसलिए भेजा था कि इनका बोलना बर्जिस्ता जवाब देना मुझे अच्छा लगा था। वरना आपको पता है हमारे यहाँ कैसी लड़कियाँ होती हैं, बस उनकी गर्दन पर एक खूबसूरत सर रखा होता है और बस वो खाली सर ही होता है, उसमें दिमाग या अक्ल नाम की कोई शय नहीं होती। जहाँ जवाब देना है वहाँ चुप रहेंगी, और जहाँ चुप रहना होगा वहाँ ऐसा बोलेंगी कि बस बोलती ही रहेंगी। क्यों भाई, सही कह रहा हूँ ना? उसने फिर वही शौक नज़र मेरी तरफ डाली। मुझे क्या पता कि आपको किस किस्म की लड़कियाँ मिलती रही हैं और आपने इनके अंदर कौन कौन सी खसूसियात देखी और कौन सी देखना चाही। मैंने ताव खाकर कहा। हर बात की तायद मुझसे ऐसे चाह रहे थे जैसे मैं उन्हें पता नहीं कब से जानती हूँ। और दूसरी बात यह कि अपनी जैसी लड़कियों की बुराइयाँ सुनकर यूँ भी मुझे गुस्सा आ जाता था।
خیر ایک الجھن تو رفع ہو گئی تھی کہ ایاز نے مجھے پسند کیوں کیا تھا، اور پھر شادی کے شروع کے دن ایسے گزرے کہ پتہ ہی نہ چلا، لیکن بہت جلد وہ صبحیں اور راتیں گزر گئیں، زندگی اپنے معمول پر آ گئی۔ ایاز کی آفس کی چھٹیاں ختم ہو گئی تھی، اس نے بھی آفس جانا شروع کر دیا اور میں نے بھی گھرداری میں ہاتھ لگا دیا تھا، لیکن شاید سب کچھ اتنا آسان نہیں ہوتا جتنا ہم سمجھ لیتے ہیں۔ میں یہاں ناپسندیدہ مہمان تھی اور بہو تھی، لہٰذا ہر چیز اور ہر کام میں 100 کیڑے نکالے جاتے۔ غلط بات پر میں بھی کمپرومائز نہیں کرتی تھی، اس لیے جو جواب دیتی وہ زبان درازی میں شمار ہوتا۔ بات کہیں تک رہتی تو غنیمت تھا، مگر گھرانے پر ایاز کے کان بھرے جاتے۔ پہلے پہل تو وہ چپ رہا، پھر مجھ پہ الٹ گیا۔ تم خاموش نہیں رہ سکتی رفام، برسوں سے یہ گھر صحیح چل رہا ہے، کبھی کسی کو کسی سے یوں شکایت نہیں ہوئی، اب تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہو گیا ہے؟ میں اسے کیا بتاتی کہ مسئلہ تھا نہیں، مسئلہ مجھے بنایا جا رہا تھا۔ زندگی کا وہ رومانوی دور اتنی جلدی ختم ہو جائے گا میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ ہمارے ہاتھ بعض خوابوں کی تعبیریں آ بھی جائیں تب بھی دل یوں خوش نہیں ہو پاتا جیسے اسے ہونا چاہیے کہ آنے والے وقتوں کے ڈراوے دل میں پڑے ہوتے ہیں جو سچ ہی ہوتے ہیں۔ پھر شادی کے فقط 6 ماہ کے بعد اس نے کہا، رفام میں تنگ آ گیا ہوں تمہاری زبان درازی اور بحث کرنے کی عادت سے، تم چپ نہیں رہ سکتی، کیوں اتنی زبان چلاتی ہو؟ اور آج 6 ماہ بعد ہی میں ایک حتمی نتیجے پہ پہنچ گئی ہوں اور سوچتی ہوں کہ عورت کے پاس بس ایک گردن ہونی چاہیے جس پر ایک خوبصورت سر رکھا ہو، اور بس سر ہی ہو، اس میں دماغ نام کی کوئی شے نہ ہو۔ اگر وہ دماغ استعمال کرے گی اور اپنے حق میں یا اپنی صفائی میں کوئی دلیل دے گی تو یقین مانیے یہ دنیا اسے بد زبان اور بدتمیز عورت مشہور کر دے گی۔